करिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो छात्र होते हैं या जो अभिभावक होते हैं, उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा पता होती है, अगर कोई बच्चा 10वीं पास करता है तो उन्हें अगर 11वीं या 12वीं जिसे इंटर कहा जाता है उसमें एडमिशन के लिए साइंस और आर्ट्स, इसके बारे में अभिभावकों को बहुत ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन एक फील्ड और होता है जिसके नाम तो हर कोई सुना होता है लेकिन उसके बारे में जानकारी लोगों को कम होता है, जिसे कॉमर्स बोलते हैं। और इसके बारे में मुझे खुद व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम जानकारी है, तो मैं पहले बता देता हूं कि मुझे भी कम जानकारी है और हमारे दर्शकों में से बहुत सारे लोगों को कम जानकारी है। तो ये वीडियो जो मैं आज शूट करने जा रहा हूं और मैं जिनके साथ शूट करने जा रहा हूं, इनका नाम उपेंद्र साहू है। ये खुद एक चार्टर अकाउंटेंट है और ये खुद अभी बहुत सारे बच्चों को ये चीज पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं और चार्टर अकाउंटेंसी की तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा बोझ नहीं लेना है। चार्टर अकाउंटेंट क्या होता है हम उस पर भी बात करेंगे, कॉमर्स क्या होता है हम उस पर भी बात करेंगे और हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भैया रायपुर छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं, तो हम इनका अपनी सेशन में बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो हम उपेंद्र भैया से पूछना चाहेंगे और जो हम जानना चाहेंगे वो ये है कि एक कॉमर्स सब्जेक्ट होता क्या है। बहुत बेसिक से बताइएगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें कुछ नहीं पता। आपको ये मान के चलना है कि दर्शक 10वीं के छात्र हैं, उन्हें नहीं पता कि कॉमर्स क्या है। आप उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि कॉमर्स होता क्या है? थैंक यू आशीष भाई, और थैंक यू सारे व्यूवर्स को। आज हम जानने जा रहे हैं कॉमर्स होता क्या है। बहुत खूब। जैसे कि आशीष भाई बताया, मैं बेसिकली रायपुर से नहीं, रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। रायपुर से और 4 घंटे का दूरी है। ठीक है, ओके। तो कॉमर्स, जैसे आशीष भाई ने बताया कि इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में हम सबको पता रहता है, लेकिन कॉमर्स की फील्ड में हम लोग को पता तो नहीं रहता। बट मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष भाई, हम सब कॉमर्स की एक्टिविटी बचपन से ही करते आ रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आपको मैं बोलूंगा, जैसे बचपन में हम जब पेरेंट्स हमको भेजते हैं 100 रुपए लेके भेजे, जाइए आप 2 किलो चीनी लाइए, 1 किलो आलू लाइए और चॉकलेट ले लीजिएगा, जो पैसा बचेगा या कुछ पैसा बचेगा तो रिफंड लाइए। तो हम 100 रुपए लेके जाते हैं, 80 रुपए खर्चा होता है, 20 रुपए रिफंड लेके आते हैं। ये हमारा कॉमर्स है, ये हमारा एक कॉमर्स की एक्टिविटी है। अगर अपन ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखेंगे, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, तो उसमें यह वर्ड कोट किया गया है कि कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आप बताइए आशीष भाई, हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब शुरू किए, मतलब बाइंग करना कब शुरू किए थे? आप अपना कौन से एज में शुरू कर दिए थे? तो नर्सरी के जी। हाँ, चॉकलेट लेने जाते थे, हाँ, घर के लिए कुछ सामान लेने जाते थे, अपन नर्सरी के एज से ही अपन कॉमर्स की एक्टिविटी शुरू कर चुके हैं। बट ये हमारा एक प्रोफेशन नहीं बन पाया। कॉमर्स अब हमको 10th क्लास तक लग जाता है कि कॉमर्स के बारे में जाने। 10th के बाद ही एक स्ट्रीम आता है कॉमर्स स्ट्रीम, उसके पहले हमको कॉमर्स के बारे में उतना बेसिक डिटेल नहीं दिया जाता, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको हमको समझना है। जैसे मैं अगर आशीष भाई को ही बोलूं, जैसे उन्होंने बताया नर्सरी के जैसे सामान खरीदना शुरू किया, मॉर्निंग से लेकर अभी नाइट तक जब सोने जाएंगे तब तक बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। कुछ चीजें आप बताएंगे, जैसे सुबह उठते ही हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, कोई भी कंपनी का यूज करेंगे, कोलगेट का, पेप्सोडेंट का, दंत कांति का, पतंजलि जी का। ओके, उसके अलावा साबुन यूज कर रहे हैं, चाय पीते हैं तो चाय पत्ती, शुगर यूज कर रहे हैं, बर्तन यूज हो रहे हैं, कपड़े यूज हो रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग बहुत सारी चीजों का उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये चीजें कौन बना के देता होगा? कोई ना कोई कंपनी। हाँ, कोई ना कोई कंपनी बना के दे रहा है। तो हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, कोई ना कोई कंपनी बना के ही दे रहा है। और उसी चीज को हम लोग कॉमर्स, वो सेल कर रहा है, हम बाई कर रहे हैं, यही तो हमारा कॉमर्स हुआ। तो कॉमर्स बहुत आसान है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम लोग इसी तरीके से समझें कि हम लोग को जितने भी आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग खरीदने जाते हैं और कोई ना कोई कंपनी बेच रहा है, यही हमारे कॉमर्स है। तो मैं उम्मीद करूँ कि कॉमर्स का मीनिंग तो समझ आया होगा। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अब आप लोग समझ सकते हैं कि सर सुबह से शाम तक हम लोग को इन चीजों को जरूरतें बहुत ज्यादा है। बोलिए, आप अभी अगर इंटरनेट नहीं होता, अभी ये लैपटॉप मोबाइल फोन नहीं होता, तो क्या हम लोग कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। तो हम लोग सुबह से शाम तक इतने सारी चीजें यूज करते हैं, ये सब हमारे कॉमर्स की ही देन है। तो कॉमर्स की उपयोगिता आप समझ गए होंगे। हाँ, कॉमर्स की उपयोगिता आप बताए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको विस्तार में लेके जाएंगे, क्योंकि बेसिक से धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। आप बताएं कि कॉमर्स का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है, ये हम समझ गए। अब हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जैसे कि जो छात्र, एकदम आसान भाषा में हम समझना चाहेंगे, 10th पास करने के बाद जो बच्चा आर्ट्स लेता है वो हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, पॉलिटिक्स पढ़ता है।
जो बच्चा साइंस लेता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता है। जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो क्या पढ़ता है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, जैसे हम लोग अभी कॉमर्स समझे, एक पूरा बिजनेस हो गया, एक कंपनी जो आप बताए बिजनेस करना हो गया, बाई करना, सेल करना। तो एक हमारा बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट होता है जिसमें पूरा बिजनेस को समझना होता है कि बिजनेस के जो बेसिक कंसेप्ट है, मैनेजमेंट करने के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना होता है। बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो इतने सारे कंपनियां हैं, इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो लोग, इनका जो भी एक रिकॉर्ड होता है, बेसिकली जितना भी पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, उसके एक जो रिकॉर्ड करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मुकेश अंबानी को, जो भी बड़े बड़े अभी अदानी जी हमारे टॉप पे चल रहे हैं, क्या उनको सारा, इतने सारे कंपनियां हैं उनके, और सारे रिकॉर्ड उनको याद होता होगा? नहीं, कभी नहीं। सारे डाटाबेस याद नहीं होता। तो उसको अकाउंटिंग कैसे किया जाए, उसको मतलब रिकॉर्ड कैसे किया जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम बोलते हैं, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना सिखाया जाता है। तो जो कि एक बहुत बेसिक फिनोमिना है कि हर कोई सीख सकता है कि कैसे जो एक प्रॉपर, जैसे आप लोग का साइंस में प्रिंसिपल होते हैं, वैसे कॉमर्स में भी प्रिंसिपल है, उसके थ्रू हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड करें ताकि उसका प्रेजेंटेशन और यूजफुलनेस आ सके सोसाइटी के लिए। तो प्रॉपर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सुने होंगे थोड़ा बहुत, बैलेंस शीट वगैरह कंपनियों का, तो वो सब हम लोग पूरा बनाना सीखते हैं। तो उसको एक अकाउंटेंसी हो गया, एक हमारा बिजनेस स्टडी हो गया। चलिए, और हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको नॉट ओनली कॉमर्स के बच्चों को, मेरा मानना है कि साइंस के बच्चों को, बायोलॉजी के बच्चों को, हमारे ह्यूमैनिटीज में तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता ही है, सबको पढ़ना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जानते हैं कि देश दुनिया का इकोनॉमी कैसा चल रहा है। जैसे अभी हमारा कोविड के वजह से इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, आरबीआई ने क्या क्या मेजरमेंट किया या क्या क्या पॉलिसीज लाए टू मैनेज द कोविड सिचुएशन। तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को, अपने देश को, इन्फ्लेशन कब बढ़ रहा है, डिफ्लेशन कब हो रहा है, ये सब इसमें पढ़ना होता है। हमारा देश का इकोनॉमी को पूरा डिमांड सप्लाई, ये जो महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई भी हमारा इकोनॉमी ही में इसको पढ़ा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स करके। तो ये सब बहुत कुछ पढ़ने मिलता है इकोनॉमिक्स में। तो ये जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तीनों कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। और आपको पूरा कॉमर्स को समझने के लिए ये तीनों सब्जेक्ट को का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करना है, बिजनेस कैसे पूरा बिजनेस को चलाना है, और जब आपको रिकॉर्ड करना है, बिजनेस को चलाना है, तो देश दुनिया का इकोनॉमी तो पता ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में भी जानते हैं। मैथ का कितना रोल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे कॉलेज में मैथ्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट माना जा रहा है कॉमर्स के साथ साथ, या बिना मैथ्स के, इस साल तो खैर सीयूईटी में एक ऑप्शन दे दिया है कि बिना मैथ्स के भी आप कॉलेज में एडमिशन बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेते हो। और अगर मेरे से पर्सनली भी पूछा जाए तो मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि कॉमर्स के साथ आपको मैथ्स कंपलसरी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कॉमर्स में आप पूरा बिजनेस समझते हो, और मैथ्स, जैसे कि आप लोग अक्सर मैथ्स के सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स आपका एक एनालिटिकल माइंड डेवलप करता है, और पूरा बिजनेस तो मैथ्स ही है ना, पूरा कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, आपको पाइथागोरस थ्योरम काम नहीं आएगा, लेकिन आपका बहुत सारे कंसेप्ट उसका काम आते हैं आपको। तो कॉमर्स प्लस आजकल जो हमारे अप्लाइड मैथ्स आते हैं, आजकल बहुत सारे स्कूल में अप्लाइड मैथ्स जो यूज किया जाता है, कॉमर्स के साथ लेना एक बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन। मैं तो बोलता हूँ कॉमर्स प्लस मैथ्स इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। चलिए, और कुछ आशीष भाई? हाँ भैया, तो हम कह रहे थे कि मैथ का तो आप चलो ये बात की, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कॉमर्स कोई बच्चा ले, अकाउंटेंसी पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, मैथ पढ़े, जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़े, उसके बाद इसमें फ्यूचर क्या है? कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा क्या बन सकता है जो कि साइंस आर्ट्स के अलावा हो? तो इसे देखिए, यूपीएससी तो जैसे नॉर्मल है वो सबके लिए है, मतलब जो स्पेशल चीज जो इसके लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, वो क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कॉमर्स का स्कोप इतना है कि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत सारे स्कोप निकल के आएंगे। स्कोप की इसमें कोई कमी नहीं है, बट मैं एकदम बेसिक से चलता हूँ। आज के डेट में सारे, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कंपनियां हो, वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है जो प्रॉपर मतलब डाटाबेस मैनेज करके रखें। तो उसके लिए हमारे कॉमर्स वाले हैं।
उसके ऊपर चलते हैं अपन, तो सारे जो कंपनियां हैं उनको एक मैनेजमेंट स्टाफ की जरूरत पड़ती है, जो पूरा मैनेजरल स्टाफ जो मैनेज करते हैं। उसके लिए हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि देखो आप जितने भी कंपनी के मैनेजर्स देखेंगे, आप सीईओ सीएफओ वगैरह देखेंगे, जो फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर देखेंगे, सेल्स मैनेजर देखेंगे, परचेज मैनेजर देखेंगे, ये सब हमारे कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छा से, कॉमर्स स्ट्रीम वाले बहुत अच्छे से रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम लोग चलते हैं प्रोफेशनल कोर्स में। इसमें एक जो सबसे पॉपुलर कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का और कंपनी सेक्रेटरी का। ये तीनों कोर्स सीए में आने से पहले मैं सीएमए और सीएस बताना चाहूंगा। देखो हर कंपनी कोई ना कोई लॉ के अंदर रह के काम करती है। जैसे हमारा जो सीबीएसई का स्कूल है वो भी एक लॉ के अंदर काम करता है, जो कॉलेज होते हैं हमारे वो भी लॉ के अंदर काम करते हैं। तो सारे कंपनियां के अंदर, कंपनी में जो मेन एक लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो है कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा बहुत सारे एक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं कंपनी को। तो उस तो कंपनी लॉ का जो एक्सपर्ट होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर कंपनी में। और ये कॉमर्स के बच्चे जिनको थोड़ा सा लॉ में इंटरेस्ट है और एलएलबी नहीं करना चाहते हैं, तो आप सीएस करके भी आप कंपनी में एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कॉस्ट और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप जैसे आशीष सर, आप जो भी मोबाइल या लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, मैं जिस लैपटॉप मोबाइल से कनेक्टेड हूँ या जो भी हम लोग यूज करते हैं, आप देखते होंगे प्राइस में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो सारे मोबाइल पे 15,000 में लॉन्च हो रहा है, उसी मतलब उससे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का 15,000 में आ रहा है। तो ये जो कंपटीशन है, इसके पीछे जो कैलकुलेशन करके कौन दे है, तो वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए जो बैठा है उनका पूरा कॉस्ट शीट बनाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी लॉन्च हो रहा है उसका मिनिमम कॉस्ट हमारा बना रहे। तो ये कॉस्टिंग का पूरा कैलकुलेशन और मैनेजमेंट। अच्छा, और जैसे कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पीएसयू सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं सीएमए करने के बाद जो 3-3.5 साल का होता है सीएमए, उसको करने के बाद आप थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, तो जितने भी पीएसयू सेक्टर है वहाँ पे सीएमए लोगों का बहुत डिमांड है और बहुत सारे सीएमए वहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में, पीएसयू सेक्टर में सीएमए का डिमांड रहता है। अब चलते हैं सीए के बारे में। तो जो हमारा सीए फील्ड है, जिसका भी स्कोप की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सीए में अगर हम 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये 8 डिफरेंट स्कोप भी बना देते हैं। तो मैं 1 बाय 1 शुरू करूंगा। जो पहला स्कोप जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है हमारा प्रैक्टिस। जो सीए बनने के बाद हम लोग अपना खुद का ऑफिस खोलते हैं, खुद रजिस्टर्ड कराते हैं और अपना एक ऑफिस खोलते हैं। उसके बाद हमको जो एक लाइसेंस मिलता है, वी कैन से सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। उसके थ्रू जितने भी कंपनियां होती हैं उनके लिए बहुत सारे ऑडिट के प्रावधान हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है। ये सब हम लोग को सीए के थ्रू करवाना होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो सीए ही करेंगे, कंपनी ऑडिट जो बोलते हैं, तो ये सब हम सीए से करवाने होते हैं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ सीए ही कर सकता है कंपनी का ऑडिट। अच्छा, आप पूछेंगे फिर ये कंपनी ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होते हैं? जैसे जो भी कंपनियां, कंपनी को जैसे जो भी इनका परचेज सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में को टैक्स देना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है आशीष भाई, आप इसको कनेक्ट करेंगे, कोई भी कंपनी ज्यादा टैक्स देना चाहेगा कि कम टैक्स देना चाहेगा? कम। हाँ, तो कम टैक्स देने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा दिखाएंगे, मतलब जो एक्चुअल खर्चा नहीं उस खर्चे को भी दिखाना चाहेंगे। तो सीए के पास जाता है, सीए पूरा ऑडिट करता है, चेक करता है कोई अननेसेसरी खर्चे तो बुक नहीं कर रखे हैं उन्होंने। जो प्रॉपर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर के अकाउंट बनाया गया है, उसको चेक करके फिर वो फाइनली अपना रिपोर्ट देते हैं। तो ये रिपोर्ट पे गवर्नमेंट रिलाई करती है कि हाँ, सीए रिपोर्ट बना के दिया है, मतलब एक कंपनी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। नहीं तो इतने सारे कंपनियां हैं, इट इज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द कंपनी बाय गवर्नमेंट, तो वो नहीं हो पाता। तो ये एक सबसे मेन जो रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के जो काम सीए का जो रोल है, वो है जीएसटी के एक्सपर्ट है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है, जो टैक्स एक्सपर्ट बोला जाता है इंडिया में, वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप भी कनेक्ट करेंगे इसको, ये हमारा जो देश चल रहा है, ये जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे चल रहे हैं, ये हमारे गवर्नमेंट के पास जो फंड आता है, बजट आता है, मतलब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता होगा गवर्नमेंट के पास, जिससे पूरा देश चलता है? आशीष भाई, हाँ, वो तो टैक्स का ही आपसे पैसा पूछ रहा हूँ, मेन
एग्जैक्टली तो जो हमारा मेन टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उस टैक्स को ओवरऑल मैनेज करना, कैलकुलेशन करना, जमा करवाना, पूरा A to Z मैनेज करना, इसके एक्सपर्ट होते हैं हमारे सीए। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। भैया यहाँ पर एक इसके सवाल, अलावा और कुछ? हाँ इसके अलावा एक सवाल हम यहाँ पर आपको रोक के पूछना चाहेंगे कि ये तो ठीक है सीए का रोल के बारे में आप हमको बता रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि चार्टर अकाउंटेंट जो बनेगा वो बनने का प्रोसेस क्या है। कोई इंसान अगर कॉमर्स लेगा 11th-12th में, ये तो बेसिक बात है, सबको पता है, कॉमर्स लेने के बाद वो 12th पास कर गया किसी भी डिवीजन से, चाहे वो बहुत अच्छा या बहुत बुरा, उसके बाद उसको एडमिशन आगे कैसे मिलेगा, कितना मार्क्स 12th में लाना होगा चार्टर अकाउंटेंसी के लिए, या मार्क्स मायने नहीं रखता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ये चार्टर अकाउंटेंसी होता है या सरकारी यूनिवर्सिटी से होता है, तो इस पर आप बताइए चार्टर अकाउंटेंसी पर कि पूरा वो क्या सीन है इसका। चलिए तो चलिए, सीए का कोर्स बेसिकली हमारा 12th के बाद से कर सकते हैं या कॉलेज के बाद से कर सकते हैं। 12th के बाद हम लोग सीधा 3 स्टेज क्वालिफाई करना रहेगा, और ग्रेजुएशन के बाद जो फर्स्ट स्टेज रहता है हमारा वो एग्जाम रहता है, सेकंड स्टेज से अपन अपीयर हो सकते हैं। सिर्फ 2 ही, अगर ग्रेजुएशन के बाद आएंगे तो 2 स्टेज क्वालिफाई करने पड़ेंगे, 12th के बाद आएंगे तो 3 स्टेज क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अच्छा, तो सर हम लोग जो फर्स्ट स्टेज जाएंगे 12th के बाद, तो उसमें हमारा बेसिक जो होते हैं 11th-12th के कंटेंट रहते हैं, जैसे आपका नीट का, जेई का 11th-12th के कंटेंट से रिलेटेड रहते हैं, वैसे हमारा भी 11th-12th के कंसेप्ट से रिलेटेड रहते हैं। बहरहाल 1-2 सब्जेक्ट या कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा होते हैं जिसको बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो ये हमारा 11th-12th के साथ साथ बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 1 साल का टाइम मिलता है सेकंड स्टेज को क्लियर करने के लिए, जिसको बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट। बीकॉम वाले डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं, और जो 12th के रूट से आए हैं वो लोग पहले सीए फाउंडेशन देंगे, उसके बाद 1 साल का टाइम लगा के इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे, और इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद उनको 3 साल का इंटर्नशिप करना रहता है, और इंटर्नशिप करने के बाद हमारा फाइनल स्टेज क्वालिफाई करना होता है। और सबसे अच्छी बात होती है हमारे सीए कोर्स का, बाकी जगह आप देखे होंगे ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए रहते हैं, हमारे 3-3 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसमें 2.5 साल हम लोग एक्चुअल में करते हैं, और 6 महीने का हमको प्रिपरेटरी लीव मिलती है। तो इस तरीके से 3 ईयर का हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहता है। तो ये पूरा सीए कोर्स का एक रूपरेखा होता है 3 स्टेज का। बेसिकली इसमें 4 साल लग जाते हैं। 12th के बाद सीए फाउंडेशन देंगे, उसके बाद 1 साल लगा के सेकंड स्टेज निकालेंगे, सेकंड स्टेज के बाद 3 साल और लगता है, तो टोटल इस तरीके से 4 साल का हमारा ये कोर्स रहता है मिनिमम। और 4 साल के बाद जो सीए का डिग्री मिलता है, क्या ये बैचलर के इक्विवेलेंट होता है, बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता है? हाँ, नहीं, बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, यानी बैचलर डिग्री के ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब और इसमें क्या, ये बेसिकली पीजी के इक्विवेलेंट माना जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे हम लोग जब ये पीएचडी के लिए जाते हैं तो कुछ कॉलेज हमारे रिकॉग्नाइज्ड हैं जो सीए के डिग्री को एज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मानते हुए इनको क्या आगे पीएचडी करवाते हैं। और बहुत जगह जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो बच्चे, जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप सीए का इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं, आपका आर्टिकलशिप चल रहा है, तो आप वैसे ही ग्रेजुएशन का इग्नू से आपको 4 या 5 पेपर देने होते हैं, आप उससे आप बैचलर का डिग्री ले सकते हैं। और जैसे ही आपका सीए फाइनल क्लियर होता है आप मास्टर का डिग्री ले सकते हैं, पीजी का डिग्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सीए करते करते आपको मिनिमम पेपर 4 to 5 पेपर आपको क्वालिफाई करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भैया अब थोड़ा सा इसको और हम आसान लैंग्वेज में पहुंचना चाहेंगे कि एक बच्चा इंटर पास किया, 12th पास किया, 12th पास करने के बाद अब वो कहाँ जाए, वो किसके पास जाए, किस वेबसाइट को खोले कि वो चार्टर अकाउंटेंसी वाला फॉर्म भर दे, कैसे वो पहुंचे चार्टर अकाउंटेंसी में, जाए कैसे, कौन सा कॉलेज में जाए, गांव का कॉलेज में जाए, शहर के कॉलेज में जाए, दिल्ली जाए, पटना जाए, उस चीज को आप पहले क्लियर कीजिए कि एकदम गांव के माध्यम जिसको कुछ समझ रहा है। तो इंटर पास कर गया कॉमर्स से, अब वो आगे सोच रहा है हमको चार्टर अकाउंटेंट बनना है, पहला काम क्या करेगा, सो के उठ के अगला दिन क्या करना है उसको। बिल्कुल, तो अगर आशीष भाई आप परमिशन दोगे तो मैं इसी में अपन वेबसाइट दिखा दूं ओपन करके, कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या होगा। हाँ बता दीजिए स्क्रीन में ही। हाँ, चलिए मैं अब बच्चों को स्क्रीन में लेके जाता हूँ।
चलिए, ये गूगल स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। गूगल में कुछ नहीं करना है, ICAI को। सर ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा सीए का इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ICAI फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खोल सकते हैं, SSP खोल सकते हैं, सीधा ICAI खोलिए। आप नए हैं, आपको सिर्फ ICAI पता होगा, ये खोलिए। इसके बाद ये हमारा मेन वेबसाइट होता है www.icai.org। अब हम इस साइट पे जाएंगे। चलिए, हमारा मेन वेबसाइट खुल गया ICAI.org। इसमें अब हमारा जो पोर्टल है, ये स्टूडेंट हैं अभी। तो अगर स्टूडेंट हैं हम लोग तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे सारे आपको BOS मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल हैं। ये हमारे आपको पूरे कोर्स के बारे में मिलेंगे, एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ, स्टूडेंट का बच्चे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारा चीज यहाँ पे मिलेगा। जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो ये जो स्टूडेंट का जो आपका टैब है, ये आपके लिए थ्रू आउट द जर्नी, जब तक आप सीए नहीं बन जाते तब तक आप इस पोर्टल, इस टैब को यूज करते रहेंगे। चलिए, तो ये आप यहाँ पे सारा नॉलेज बेस देख सकते हैं। ये मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये BOS से। ये देखिए, आप मॉक टेस्ट पेपर, फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट कोर्स, सारा चीज स्टूडेंट के रिगार्डिंग सारा चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। ये फाइनल कोर्स, सारा चीज। अगर हम लोग अभी चलते हैं फाउंडेशन कोर्स, जैसे अभी इंटर पास किए बच्चे, ये 4 सब्जेक्ट होता है हमारा। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज करके 4 पेपर होते हैं। ये चारों पेपर को हमको क्वालिफाई करना होता है। अच्छा, तो हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं? तो ये हमारा ई सर्विस के थ्रू होता है। इस सर्विस में स्टूडेंट के लिए जो हमारे स्टूडेंट सर्विस है, हम जैसे मेंबरों के लिए मेंबर सर्विस है, फर्म के लिए फर्म सर्विस है। तो ये स्टूडेंट सर्विस में अगर हम लोग जाते हैं, तो मैं आपको बस बताना चाहूंगा, ये सेल्फ सर्विस पोर्टल SSP, ये हमको ध्यान रखना है। एक हमको ध्यान रखना है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया .org। दूसरा हमको याद रखना है SSP पोर्टल, सेल्फ सर्विस पोर्टल। ये सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाएंगे तो सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर और स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेंबर हैं। सर, जो न्यू फाउंडेशन में आना चाहता है, जैसे मैं आपको बताया था, फाउंडेशन के थ्रू आ सकता है 12th करके, या सीधा सीधा इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री, जो कॉलेज करने के बाद डायरेक्ट एंट्री आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, ये खुलेगा। अब यहाँ पे आपको बेसिकली आपको जैसे फर्स्ट टाइम यूजर हो, या फर्स्ट टाइम यूजर में क्लिक करेंगे। यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप फेसबुक में आईडी बनाते हैं, 5 मिनट लगते होंगे। सेम चीज यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। आपको कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पे पुट करना है। इसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो कुछ पर्सनल डिटेल हो जाएंगे, कुछ एकेडमिक डिटेल्स हो जाएंगे, बस इतना ही फिल करना है आपको। उसके बाद आपको क्या है कि एक फोटोग्राफ चाहिए और एक आपको साइन, आपका एक पेज में साइन करके उसको अपलोड करना है। और 10th क्लास का, अभी जो 12th का रिजल्ट नहीं आया है तब तक 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड करके आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आप, जो बच्चा 10th क्वालिफाई हो चुका है वो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 12th का वेट करने की जरूरत नहीं है, बुक्स आ जाएंगे और 11th 12th हो सीए फाउंडेशन की तैयारी भी शुरू कर सकता है। और जो बच्चे 12th कर चुके हैं, जिनका 12th का रिजल्ट आ चुका है, 12th का रिजल्ट अभी अपलोड करेंगे। अगर जिनका नहीं आया, 10th के रिजल्ट के बेसिस पे अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही 12th का मार्कशीट आएगा, उसको उनको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही उनका आगे का एग्जामिनेशन, जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। और इसका जो फीस होता है 9200 होता है फीस, जो कि एक बहुत नॉमिनल फीस है। हाँ, यहाँ पर भैया 1-2 सवाल और हम आपसे पूछ लेना चाहेंगे कि ये जो आप अभी बता रहे थे, इसमें पूरे पोर्टल में लॉगिन करने के बाद कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा? हाँ, तो जैसे यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्ड हो गए सीए फाउंडेशन में। तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। एक हमारा दिसंबर में होता है और एक हमारा नवंबर दिसंबर में होता है, और एक हमारा मई जून में होता है। अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा टाइम आगे पीछे चल रहे हैं। अभी एक एग्जाम अभी जैसे मई में हो रहा है, अभी जैसे अभी हमारा मई शुरू हो गया, अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम है। फिर उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में होगा। तो साल में 2 बार एग्जाम आएगा आपको, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। मैं ये भी इसका एक डेडलाइन है, मैं बता देता हूँ। अगर आपको नवंबर दिसंबर वाले एग्जाम में अपीयर होना है तो आपको जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लेना है, 1 जुलाई से पहले। और अगर आपको क्या बोलते हैं मई जून वाला एग्जाम में अपीयर होना है तो 1 जनवरी से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो बच्चों को कई बार भूल जाते हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं। जैसे अभी मई चल रहा है, अभी हम लोग का जो अगला एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। उसके लिए हम लोगों को अभी 1 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन है, पूरा मई महीना है, जून महीना है, 2 महीने के अंदर हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद एक बार कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद अक्टूबर आसपास में, आपको सितंबर टू अक्टूबर में एग्जाम फॉर्म निकलेगा, 1500 पे करना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म में अपियर होंगे आप। उसके बाद आप एग्जाम देंगे नवंबर दिसंबर में। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा? हाँ, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फर्दर आपको जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद 9 महीना मिलता है। और अपन बोल सकते हैं जैसे इस नवंबर में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगले नवंबर में फिर आपका एक पेपर होगा, तो वो होता है इंटरमीडिएट लेवल का पेपर। तो आपके पास पूरा 1 साल रहता है एग्जाम देने के बाद, और रिजल्ट आने के बाद 9 महीना रहता है। इस 9 महीने में आपको सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करना होता है। तो सेकंड स्टेज की तैयारी उस 1 साल के अंदर आपको करना होगा। और अगर सेकंड स्टेप क्वालिफाई हो गया उसके बाद? हाँ, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आर्टिकलशिप शुरू करना होता है, जो इंटर्नशिप बोलते हैं, ट्रेनिंग जो होती है हमारी। तो किसी सीए के अंडर में आपको 3 साल का ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपको काम सीखना रहेगा। काम भी सीखते रहेंगे और साथ साथ फाइनल की तैयारी भी करते रहेंगे। मतलब ऐसा कोई कॉलेज नहीं होता है कि जहां जाके हमको पढ़ना होगा? नहीं, ये अभी कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन सा कॉलेज बेटर है, क्या ऐसा इसका कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। आप सबसे मजे की बात है, गांव मतलब जब से ये हमारा डिजिटल इंडिया हो चुका है, डिजिटल क्लासेस आ गए हैं, गांव का बच्चा भी मतलब बिल्कुल उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब आसपास कोई लोकेलिटी नहीं है, मतलब एजुकेशन के लिए एजुकेशन हब नहीं है, फिर भी आप लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके, ऑनलाइन पेन ड्राइव क्लासेस खरीद के घर से क्लासेस कर सकता है और सीए बन सकता है। हाँ, इंटर्नशिप करने के लिए उसको कुछ ऐसा सिटी जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई सीए का फर्म चल रहा है, वहां पे जाकर रजिस्टर्ड होकर काम सीखेगा। तो इसके लिए कोई कॉलेज कंपलसरी नहीं है, कुछ नहीं है। मेट्रो बड़ा आश्चर्यजनक रूप से मुझे पहली बार पता चल रहा है इतने दिनों से एजुकेशन फील्ड में लगातार काम करने के बाद कि चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए कोई कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये एक तरह से बोल सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन है आशीष भाई, ये डिस्टेंस एजुकेशन है। आप घर में रह के पढ़िए। हाँ, सीए इंस्टीट्यूट खुद ऑनलाइन क्लासेस कराती है। आप जैसे ही रजिस्टर्ड कराएंगे, जो बीओएस का पोर्टल बता रहा हूँ उसमें सीए इंस्टीट्यूट का खुद लाइव क्लासेस होते हैं। यहाँ से मतलब वहाँ दिल्ली से, मुंबई से, जहाँ पे उनका स्टूडियो है, वहां से टीचर अपना लाइव पढ़ाते हैं। और मैं जैसे छत्तीसगढ़ का एक जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी हम लोग कई बच्चों को जब इंटरमीडिएट में, फाइनल में, उनको ऑनलाइन क्लासेस यहीं से करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन आप क्लासेस करिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आप ये बता रहे थे इसके बारे में कि चार्टर अकाउंटेंसी में कोई कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, इसके लिए 2 एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद इंटर्नशिप करना पड़ता है, और उसके बाद फिर सारा काम। अच्छा, इंटर्नशिप कोई व्यक्ति कर लिया, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंसी का डिग्री कौन देगा उसको? वो चार्टर अकाउंटेंट बन गया है, ये सर्टिफाई कौन करेगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो आईसीआई है, ये ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। और फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो सीए इंस्टीट्यूट है हमारा, जो ये बॉडी है, एक तरह से ये एनजीओ है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। हाँ, ये ओवरव्यू करके अबाउट आईसीआई, ये हमारा काउंसिल है, ये हमारा सीए इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसका बकायदा जैसे आप पटना, आपके यहाँ पे भी मतलब जैसे ब्रांच चैप्टर बोलते हैं इसको, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चैप्टर हैं इनके। एक है हमारा रायपुर में, एक है बिलासपुर में, और एक है हमारा दुर्ग में। तो 3 जगह इसका चैप्टर है। अगर हमको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होता है, बच्चों को फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, तो अब तो खैर ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी अगर आपको नियर बाई कोई सेंटर जाके आपको कुछ कराना है तो हमको बिलासपुर जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा, दुर्ग जाना पड़ेगा। वैसे आपके एरिया में भी है। मेनली मैं बता दूं, इसका जैसे हेड ऑफिस दिल्ली में, इसका 5 रीजनल ऑफिस है। 5 रीजनल ऑफिस में एक तो हमारा नॉर्थ रीजन हो गया, एक हमारा साउथ रीजन चेन्नई का हो गया, नॉर्थ और दिल्ली ही हो गया, साउथ का चेन्नई में हो गया, और ईस्ट और वेस्ट करके है हमारा जो कोलकाता है, और एक हमारा मुंबई है, और एक है हमारा सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन का जो हमारा छत्तीसगढ़ सेंट्रल रीजन में आता है, एमपी सेंट्रल रीजन में आता है, अमेरिका से यूपी और बिहार भी सेंट्रल रीजन में ही आता है। इसका है हमारा सेंटर कानपुर में। ये हमारा मेन रीजनल सेंटर है। रीजनल के बाद जैसे हमारा चैप्टर बने हुए हैं, जैसे आप नवोदय वाले आप कनेक्ट कर पाओगे, जैसे क्लस्टर होता था, रीजनल होता था, फिर होता सेम ऐसे रीजन ऑफिस, फिर चैप्टर ऑफिस। तो जैसे चैप्टर में हम देखेंगे तो हर
स्टेट में काफी चैप्टर्स बना रखे हैं उन्होंने, उसके थ्रू सारा चीज रेगुलेट होता है। तो ये है हमारा, जहाँ से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं और रीजनल ऑफिस वाले सारा एक्टिविटी वगैरह कराते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग भी होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं, MCS बोलते हैं, जो जनरल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल पे लोग करवाते हैं। कुछ कुछ हमको सर्टिफिकेशन लेना कंपलसरी होता है जो सी इंस्टीट्यूट कराता है। ट्रेनिंग से पहले हम लोग को ये सब छोटे छोटे कोर्स करने होते हैं। कैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है और एक MCS करके होता है और एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होता है, ITT करके होता है। हमारे टाइम ITT होता था, अब बच्चों का साथ एडवांस ITT करके चलता है, जिसमें प्रॉपर टेली वगैरह का बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। भाई एकदम हमको अब बताइए, लास्ट स्टेज जबकि सारा कुछ हो गया, तो अब उसको कैसे पता चलेगा? कौन उसको कहेगा कि अब तुम चार्टर अकाउंटेंट बन गया? कैसे? कौन, कोई एग्जाम होगा लास्ट में? लास्ट में तो कोई ना कोई एग्जाम तो होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ट्रेनिंग के बाद जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम अपीयर होता है, उसमें भी 8 सब्जेक्ट का होता है। फाइनल एग्जाम में जब हम अपीयर हो जाते हैं, फाइनल एग्जाम कौन लेगा? सी इंस्टीट्यूट ही लेगा। ये हमारा जो इसका ये वेबसाइट दिख रहा होगा, हाँ। ये हमारा देखेंगे, ये BOS पोर्टल है। BOS का अपना एक सेपरेट बॉडी है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज करके एक बॉडी है हमारा सी इंस्टीट्यूट का। इनका काम है बच्चों को मैनेज करना, उनकी स्टडीज को मैनेज करके एग्जाम कंडक्ट कराना। इसका हेड ऑफिस है हमारे नोएडा में। तो ये एग्जाम को कंडक्ट कराती है, फाइनल एग्जाम को? ये पूरा A to Z आपका मैनेज करता है। एग्जैक्टली पूरा फाइनल, सारा फाउंडेशन से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर फाइनल एग्जाम तक पूरा रेगुलेशन इसी के थ्रू होता है, BOS के थ्रू। अच्छा, अब तो यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि ये पूरा चार्टर अकाउंटेंसी पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर रहे थे अभी कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चार्टर अकाउंटेंट कोई इंसान बन गया, ठीक है, अब बनने के बाद, ठीक है, बनने के बाद कैसे उसका प्लेसमेंट होगा या उसको कोई फॉर्म गवर्नमेंट का अप्लाई करना पड़ेगा जॉब के लिए? इस पर आप बताइए अब क्या। हाँ चलिए, बनने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, हर साल हर अटेम्प्ट के बाद एक बार कैंपस प्लेसमेंट होती है, और कैंपस प्लेसमेंट में भी आपका काफी अच्छा एक प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का। उसके बाद कैंपस में अगर जो लोग नहीं जाना चाहते, कैंपस में मान के चले जिनका नहीं हुआ, वो लोग CA फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर अपना जॉब शुरू कर सकते हैं पेड असिस्टेंट के रूप में। और जो लोग चाहते हैं कि अभी हम लोग डायरेक्टली कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अपना खुद का फॉर्म खोल सकते हैं, हम लोग खुद का अपना फॉर्म खोलते हैं। और जो एक मतलब तबका है वो जॉब के लिए चले जाता है। जॉब में क्या होता है हमारा, जैसे जितने भी कंपनी है, जितने भी अच्छे लेवल की कंपनियां हैं, उन सबको तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत रहती है पूरा फाइनेंस, अकाउंट, फाइनेंस सबका लीड करने के लिए। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग हायर करते हैं। तो जॉब की ऐसे अभी तक कोई इसमें कमी नहीं रहा। जैसे मेडिकल के बाद CA को एक ऐसा कोर्स मानते हैं जिसमें 0 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मतलब CA करने के बाद उसका कहीं ना कहीं, चाहे जॉब में जाना चाहे, चाहे खुद की ऑफिस खोलना चाहे, चाहे क्या बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब में जा रहा है, कहीं पे भी जॉब का हो ही जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब तो यहाँ पर CA के बारे में बात होगा, हम फिर से वापस लौटते हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर। 10th के बाद का क्या फ्यूचर है? 10th कोई बच्चा क्वालिफाई किया, अब अगर उसको आगे तो कॉमर्स लेना है, 11 12 में तो कॉमर्स लेना है, ठीक है, क्या चार्टर अकाउंटेंट साइंस वाले लोग कर सकते हैं? ये भी डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली। आर्ट्स वाले? और आर्ट्स वाले शायद नहीं कर सकते, मैं उसके बारे में एकदम श्योर नहीं हूँ। बट क्या है कि मैं हमारे सर्कल में जब हमने अब देखा है, हमारे सर रहे हैं जो सीनियर रहे हैं या ऑफिस में सर भी रहे हैं, वो सब साइंस बैकग्राउंड से थे, बायो बैकग्राउंड से थे। उन्होंने CA का कोर्स पूरा किया और बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा भी कर भी रहे हैं, तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटीज वालों का क्या है कि देखो, साइंस वालों का मैथ्स बैकग्राउंड रहता है कहीं ना कहीं, तो उन लोगों को ये एक एडवांटेज मिलता है। और आर्ट्स वाले को मुझे लगता है कि शायद नहीं मिलता है ये, इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं। एज लिमिट बता सकते हैं क्या चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए? कोई एज लिमिट है? कोई एज लिमिट नहीं है। अभी कई बार न्यूज आता है कि 74 इयर्स में, 54 इयर्स में, या 45 इयर्स में, कई लोग का शौक रहता है, जो लोग पहले नहीं कर पाए चलो अभी कर लेते हैं। तो CA का कोई एज लिमिट नहीं है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लिए, वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड रहता है। मीनवाइल आप 5 साल में नहीं कंप्लीट कर पाए तो उसको एक बार से फिर रीवैलिडेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन को 500 या कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके मिनिमम पेमेंट, और वो चलते रहता है। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो क्या कोई व्यक्ति जॉब में रहते आपके ऊपर है, आप कब कर सकता है? डेफिनेटली। कई लोग का ऐसा होता है, आशीष भाई मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल इसका, CA फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, फाइनल में क्या होता है, आर्टिकलशिप भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है, कोचिंग भी चल रहे हैं। तो जो लोग वर्क और क्या बोलते हैं अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, स्टडीज को बैलेंस नहीं
कर पाते तो फाइनल स्टेज क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर उनके पास फैमिली प्रेशर आता है, क्योंकि तब तक एज हो जाता है हमारा, तो फैमिली प्रेशर होता है, तो लोग कहीं कहीं जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो जॉब ज्वाइन कर लिए तो एक चीज अच्छा है सीए कोर्स में, आपके पास भले ही फाइनल का डिग्री ना हो तब भी आपको एक डिसेंट सैलरी मिल जाता है, डिसेंट सैलरी, डिसेंट लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ इंटर्नशिप आपने जो 3 साल किया उसके बेसिस पे, और उसके साथ के साथ आप फाइनल की तैयारी करते रहो, जब भी क्लियर होगा और आपको हो जाएगा वो, मतलब बीच बीच में आपको टाइम निकाल के पढ़ते रहना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी मतलब फाइनल क्लियर नहीं हुआ, उनके मैरिज हो गए, बच्चे हो गए, तब भी चल रहा है, 35 में 40 इयर्स में भी वो लोग सीए कंप्लीट किए हैं, और सीए करने से पहले भी वो अच्छा डिसेंट सैलरी ले रहे थे, बनने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया उनको, तो ऐसा चलता है, इसमें इसका कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता। हाँ, फाइनल क्लियर करने के बाद डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। अब यहाँ पर एक चीज हम कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ देंगे, शायद हो सकता है इस सेशन का लास्ट सवाल होगा, ठीक है। जो छात्र क्लास 10th में है और 10th में है, उनको बिल्कुल उसी मेरे तरह लेमैन है, 10th क्या 12th भी करने के बाद चार्टर अकाउंटेंसी में सब लेमैन ही होते हैं, कोई जानकारी नहीं होता है, तो जो छात्र 10 में है वो तो कंप्लीटली लेमैन ही है। अब उनके बारे में आप क्या, जो छात्र भी 10 में है अब वो 11th में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी 10th का सीबीएसई का एग्जाम अभी चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो वो छात्र अब 12th में 11th में जाएंगे, तो उनके लिए और वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो उनको आप कौन सा सुझाव देना चाहेंगे? जो छात्र नवोदय में नहीं है, बाहर है, जो छात्र नवोदय में है वो तो उनको मिल जाएगा, उनको पूरा गाइडेंस मिल जाता है, लेकिन जो नहीं है, ठीक है, हम उनके लिए बात करेंगे कि उनको फिर क्या करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आशीष भाई। देखो, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, हम लोगों को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है तो हम लोग 5 रेस्टोरेंट या 5 लोकेशन को सर्च करते हैं, कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा, लेकिन जब हम अपना कैरियर के बारे में बात करते हैं तो लोग बात नहीं करना चाहते। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन टच किया, ये हमारे वन ऑफ द $1 मिलियन क्वेश्चन वी कैन से, कि हमको अभी 12th, सबसे पहले तो 10th के बाद स्ट्रीम कौन सा चूज करें, इसके लिए अपन को मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या मेरे लिए कॉमर्स बेस्ट है, क्या मेरे लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट है, क्या मेरे लिए बायोलॉजी बेस्ट है, क्या मेरे लिए मैथ्स बेस्ट है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को गो थ्रू करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है मैं किस सब्जेक्ट को जी सकता हूँ, मैं कौन सा सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, तो आपको पहले वो ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड हूँ, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा क्या बिजनेस करना, मैनेजमेंट करना मुझे पसंद है, देखो हर फील्ड का अपना वैल्यू है, हर फील्ड का अपना एक्सपर्टीज है, हर फील्ड में आप जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, बट डिपेंड ये है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट एरिया किस फील्ड में है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे को मैनेजमेंट स्किल है मेरे अंदर, मैं जब 10 लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं उनको मैनेज करना बड़ा मजा आता है, चीजों को, कुछ भी इवेंट होता है, कुछ पार्टी होता है, तो आप देखिए, आप जब एक क्लासरूम को मैनेज कर पा रहे हो, एक एक्टिविटीज को मैनेज कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे रिकॉर्ड जैसे रहता है कि कई लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पसंद रहता है, छोटी छोटी चीजों का रिकॉर्ड करना पसंद रहता है, तो आप सोचो कि भाई जब मेरे को छोटा ये चीज पूरा फैमिली बजट को या घर का बजट को या स्कूल का कुछ चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, स्कूल में एक छोटा सा फेयरवेल दिया उसको मैं पूरा मैनेज कर रहा हूँ, तो क्या भाई मैं इसका पूरा बजट फंड को मैनेज कर पा रहा हूँ, तो जब मैं बाहर जाऊंगा मैं कंपनी का पूरा फंड को मैनेज कर पाऊंगा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि भाई मैं किस लिए बना हूं। तो आपको जैसे ही लगता है कि कॉमर्स आपके लिए एक स्कोप है, तो मैं बताना चाहूंगा कि कॉमर्स में जो स्कोप है उसकी कोई कमी नहीं है। अभी ऐसे लोग भी हैं जो हमारे स्टूडेंट ही रहे हैं, यहाँ से पढ़ के निकले, बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, बहुत अच्छा पैकेज लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉमर्स में जो सीरियसली कॉमर्स को जो भी बच्चा सीरियसली लिया है उसके बाद पैसों की कोई मतलब जो एक हमारा पैरामीटर है सोसाइटी में कि इंजीनियरिंग करने के बाद मेडिकल के बाद बहुत पैसा है, तो कॉमर्स के बाद भी पैसों की कोई कमी नहीं है। और रही बात मेरा तो पैसों से जो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, आप एंजॉयमेंट कितना कर रहे हो अपने प्रोफेशन को, तो कॉमर्स ऐसा है आपको 11th 12th पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते लेते आप थोड़ा सा कॉमर्स में आप जस्टिफाई करो कि आप किस पर्पस के लिए बने हो, क्या आपको मैनेजमेंट में जाना है, तो अब एक बहुत अच्छा कोर्स निकल गया जिसके लिए आप 11 से प्रिपरेशन शुरू करेंगे आईपी मैट करके। इसमें जैसे हमारे 5 या 6 IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और 12th के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट करके लेके आए हैं, उसमें 5 साल का कोर्स होता है, बीबीए प्लस एमबीए 5 साल करा रहे हैं। अगर जिनको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वो इस कोर्स में जा सकते हैं, जिसको सीए के सीएमएस सीएस प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, जिनको अपना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो किसी के अंदर में जाके जॉब नहीं करना चाहते, वो अपना ऑफिस खोलेंगे, अपना काम करना चाहते हो, तो आप सीएस सीएमएस सीएस में जा सकते हो।
तो सीएमए में उनको बच्चों को बोलता हूँ जिनके पास अगर कैटेगरी है और वो अगर जाना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो सीएमए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। जो मैं नवोदय के बहुत सारे जूनियर बच्चों को करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप सीएमए जाओ, क्योंकि आपके पास डिग्री कैटेगरी है, इजीली आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। और पता है गवर्नमेंट जॉब पीएसयू में आराम से 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ऐसा कोई बहुत डिसेंट सैलरी रहता है। अच्छा, इसके अलावा आप जैसे टीचिंग लाइन में है तो बीकॉम एमकॉम करिए, अच्छे कॉलेज से बीकॉम, जैसे सीयूईटी के एग्जाम हो रहा है जिसमें अच्छे अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करिए, अच्छे कॉलेज जाइए, और अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद बीकॉम एमकॉम करने के बाद आपका जो भी पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं, और बीएड वगैरह करके आप लेक्चरशिप में या टीचरशिप में जा सकते हैं। तो ये तो है भाई, मैं बोला ना शुरू स्टार्टिंग में जैसे बताया था, एक क्लरिकल जॉब से लेकर एक मैनेजमेंट और टॉप लेवल तक के जॉब में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है कॉमर्स की खासियत। और 11th में एडमिशन कहाँ लिया जाए? अच्छा, तो नहीं, अब देखिए अब 11th में तो क्या है कि आप आसपास के स्कूल ही देखेंगे। तो 11th में जैसे हमारे जो भी आसपास के स्कूल है जहाँ पे कॉमर्स के अच्छे फैकल्टीज हैं या कॉमर्स की अच्छी स्कोप जहाँ पे अच्छे पढ़ाई हो रही है, तो आप वहाँ पे देखिए। फिर देखो 11th में आप कॉमर्स लीजिए, और ऐसा नहीं कि कॉमर्स नहीं लीजिए, कई बार फैमिली प्रेशर में या लोगों के पीयर प्रेशर में अपन मैथ्स भी ले लिए, लेकिन आप 2 साल के बाद आपको एनालिसिस करना है क्या कॉमर्स में ले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बायो लिए रहते हैं, मैथ्स लिए रहते हैं, सर हमको सीए करना है। तो दे रियलाइज इन 2 ईयर कि हाँ क्या पता फिजिक्स मेरे लिए नहीं बना है, या मैं फिजिक्स के लिए नहीं बना हूँ, केमिस्ट्री मेरे को उतना मजा नहीं आ पा रहा है, या मैं केमिस्ट्री में एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो उनको लगता है कि क्या मैं दूसरे फील्ड में एक्सप्लोर करूं, तो बच्चे आते हैं। और आप देखिए 11 12 तो आपके जो नियर बाई प्लेस है जहां से आप 10 तक कर रहे हैं वहीं पे ही करेंगे जहां पे कॉमर्स का ऑप्शन है। इसके बाद जो हमारा मेन टारगेट है अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो जिसमें मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। फिर एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी करके है, हम अपने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए कॉमर्स का बेस्ट है। इसके बाद हमारा लोयला करके है, सेंट जेवियर करके कोलकाता में, और क्रिस्ट करके कॉलेज है। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे तो अच्छे कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेज, आप उसमें फाइंड आउट करिए, उनका एडमिशन क्राइटेरिया देखिए और वहाँ पे अप्लाई करिए। अच्छा भैया, यहाँ पर आप एक सवाल फिर अपने दिमाग में आगे आपके कहने से, ये बीकॉम करना ठीक है और फिर सीए बनना, दोनों में क्या अंतर है? आप बोले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए, तो क्या अब फिर चार्टर अकाउंटेंट कैसे किए? और अगर चार्टर अकाउंटेंट और बीकॉम में फिर क्या अंतर हो गया? दोनों तो बैचलर डिग्री है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है, सीए एक प्रोफेशनल डिग्री है और बीकॉम एक एकेडमिक डिग्री है। बीकॉम करने के बाद एमकॉम करके आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन, आप टीचिंग लाइन हो गया, यूपीएससी की लाइन हो गया, आप कहीं कहीं मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले हम लोग जब 12th करते थे तो हम लोग ऐसा बोला जाता था कि पहले बीकॉम करना है फिर सीए करना है, बट ऐसे कुछ नहीं है, आप सीधा 12th के बाद भी सीए शुरू कर सकते हो। और मैं तो ये भी बोलता हूँ आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी है, इग्नू से आप क्या बोलते हैं, आपको 5 पेपर देके आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, 4 या 5 पेपर देके आपको मास्टर के पीजी की डिग्री मिलता है। तो हम लोग के टाइम, और जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, आप सीयूईटी का भी एग्जाम देंगे, अगर आपको टॉप कॉलेज मिलता है या अच्छे यूनिवर्सिटी मिलते हैं, अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, तो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। क्योंकि आशीष भाई देखिए, हमको सीए में कॉलेज लाइफ नहीं मिलता, जो सिर्फ सीए करते हैं वो कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि 12th के बाद पढ़ते रहो, फिर 3 साल का इंटर्नशिप करो, फिर पढ़ते रहो, उनका लाइफ वहीं तक चला जाता है। तो बच्चों को अगर टॉप कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में भी बहुत कुछ लर्निंग होती है। अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपका एक्टिविटीज एंड ऑल, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने सारे सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो बच्चों के बहुत अच्छा अपब्रिंगिंग हो सकती है वहाँ पे। तो अच्छे कॉलेज मिलेगा तो कॉलेज जाएं, नहीं तो 12th के बाद जिनको सीए करना है तो डायरेक्टली सीए शुरू कर सकते हैं, कॉलेज के बारे में ना सोचें। तो आज बहुत कुछ आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम समराइज करके बोले कि जो जो चीज़ हम सीखे जो बहुत इंटरेस्टिंग था, वो सबसे पहला चीज़ तो हमको ये पता चला कि चार्टर अकाउंटेंट करने के लिए कॉलेज जाना नहीं पड़ता है। ये सबसे एक अजीब सा चीज़ हमको आज जानकारी मिला। दूसरा जानकारी जो हमको अजीब सा मिला कि चार्टर अकाउंटेंट किसी भी उम्र में कोई बन सकता है। ये भी हमको पता है कि इंजीनियर बनने का भी एक लिमिट है, आईआईटी 2 या 3 बार आप दे सकते हैं, 24-25 साल तक नीट दे सकते हैं, लेकिन चार्टर अकाउंटेंट आप 50-60 साल के बाद भी बन सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अजीब सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, और भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन छात्रों को मिला होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं मानता हूं कि कुछ सवाल मुझसे छूट गया होगा। तो अगर कोई सवाल मुझसे छूट गया तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर डालें,
और हम फिर उपेंद्र भैया को परेशान करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल अधिकार है, हम परेशान करेंगे और फिर बुलाएंगे और फिर वो सारे सवाल जो हम छोड़ दिए, ठीक है, उनके साथ फिर हम इनको बुलाएंगे, क्योंकि इनका भी समय बहुत व्यस्त रहता है, ये पूरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स में लगे हैं। तो आज थोड़ा सा छुट्टी था तो थोड़ा सा समय मिला, लेकिन और भी काम तो रहता ही है। तो फिर भी हम चाहेंगे कि आप हमें आगे फिर समय दें। आप हमको बिल्कुल बहुत सारा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। बिल्कुल। थैंक यू आशीष भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अवेयरनेस अभी भी बहुत हद तक, स्पेशली कॉमर्स का अवेयरनेस नहीं है, जो कि बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी रहेगा, बच्चों की कोई भी डाउट रहेंगे, बस आप मैसेज कर देंगे, मैं डेफिनेटली 1 to 1 डाउट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद। थैंक यू।